हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स गृह विज्ञान के कुछ पीवाईक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपसे पहले पूछे गए क्वेश्चंस, उनको विद एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा वीडियो रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे करके धीरे धीरे आपको देती रहूंगी। एक ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की, जो मैं चलाती रहूंगी, ठीक है। इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन भी पहुंचेगी, प्लस आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। क्लियर है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं गृह विज्ञान के पीवाईक्यूज व्याख्या के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं चैनल को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है, द ऑर्गन थ्रू विच नरिशमेंट पासिस टू द फीटस इज, वो क्या है? आप आंसर तब करेंगे क्योंकि मैं आपको एक और ऑप्शन देने वाली हूं। ए ऑप्शन लिखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब आंसर करिए आप। अब आपको इन 5 में से आंसर करना है। वह अंग जिसके द्वारा माता से भ्रूण को पोषण पहुंचता है, प्लेसेंटा, ओवम, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर आपके अम्बिलिकल कॉर्ड। तो हम ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि माँ से अगर बात हो रही है पोषण की, माँ से अगर बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो वो आपके प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है? प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि ये फंक्शन माँ से पोषण लेने का, माँ से न्यूट्रिएंट्स लेने का, माँ से ऑक्सीजन लेने का और बच्चे तक पहुंचाने का, फीटस तक पहुंचाने का, ये फंक्शन कौन करता है? ये फंक्शन तो प्लेसेंटा परफॉर्म करती है, ठीक है। ये फंक्शन प्लेसेंटा करता है। अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा माँ के गर्भ में, ठीक है ना। बट अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि वह अंग बताइए जिसके थ्रू बच्चा माँ से जुड़ा होता है, कनेक्टिविटी कौन बनाता है माँ और बच्चे की आपस में, ठीक है, तो ये फंक्शन आपके अम्बिलिकल कॉर्ड करती है। ये फंक्शन आपके कौन करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे आप हिंदी में नाभि नाल बोलते हैं, नाभि रज्जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि रज्जू, नाभि नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इतने डिटेल से इसको आपको समझा दिया है कि तब भी आप गलत करते हैं तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए, ठीक है, और आपके लिए तो है ही, आपके तो नंबर जाएंगे। खैर, पोषण पहुंचाने का काम आपके प्लेसेंटा। अब यहां पर ये क्वेश्चन इजी भी इसलिए हो गया क्योंकि अम्बिलिकल ऑप्शन में भी नहीं है, तो आपने प्लेसेंटा को आंसर लगा दिया कि भाई प्लेसेंटा ही तो करता है ये काम। अच्छा, कुछ थोड़ा सा आपको बताना भी है मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम आपके फ्यूनिस है स्टूडेंट। क्या है? फ्यूनिस। इसको फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी, टीजीटी में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि पूछ नहीं सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अम्बिलिकल को आपके फ्यूनिस के नाम से भी जाना जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में आपके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बना लेती हूँ, पिंक से बना लेती हूँ। मान लीजिए ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 नसें पाई जाती हैं। कितनी नसें पाई जाती हैं? 3 जोड़ी नसें, 3 जोड़ी नहीं, 3 नसें, सॉरी, जोड़ी नहीं, 3 नसें पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में धमनी होती है, शिरा होती है, बिल्कुल इसमें भी आपके धमनी होती है, शिरा होती है, बट यहाँ पर 2 धमनी होती है, 1 शिरा होती है, ठीक है। कितनी होती है यहाँ पर? 2 धमनी और 1 शिरा। किसमें? अम्बिलिकल कॉर्ड में, जो कि आपके एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि बच्चे को माँ को कनेक्ट करने का काम करता है, बच्चे को प्लेसेंटा को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक तरफ से बच्चे से जुड़ा होता है, एक तरफ से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। इसमें जो है आपके 3 नसें पाई जाती हैं, 2 आर्टरीज और 1 वेन। इसमें भी 2 वेन होती हैं, बट तीसरे हफ्ते तक आते आते आपकी जो दूसरी वेन होती है वो खत्म हो जाती है, तो एक ही वेन रह जाती है। बट यहाँ पर एक जादू है। क्या जादू है? यहाँ पर जो आपके आर्टरीज हैं स्टूडेंट्स, आर्टरीज, जबकि आपको पता है आर्टरीज मतलब ए से स्टार्ट होने वाली, मतलब इसमें शुद्ध रक्त बह रहा होगा धमनियों में, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज में अशुद्ध रक्त बहता है, और ये 2 होती हैं संख्या में, लास्ट तक 2 रहती हैं। और जो वेन होती है, हमें पता है वेन मतलब नीचे है, सबसे एबीसीडी में वी नीचे है, और हमको पता है ये वापस लेके आती हैं ब्लड में, जो ब्लड है सारा शरीर से ये वापस लेके आती हैं हार्ट के पास। तो इनमें आपके कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। बट यहाँ खेला है कहाँ पे? अम्बिलिकल कॉर्ड में मैजिक है। यहाँ पर आपके वेन में शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है स्टूडेंट? प्योर ब्लड।
कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। तो दिखा ना आपको अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी नसें होती हैं? 3 होती हैं आपके वेन, जो आपके नसें होती हैं उसमें 2 आर्टरीज होती हैं, 1 वेन होती है। और आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो अशुद्ध रक्त कैरी कर रही होती हैं, और वेन्स जो हैं, जो एक वेन है, जो एक शिरा है, वो शुद्ध रक्त कैरी कर रही होती है। अब ऐसा क्यों है? ये फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से प्लेसेंटा से सब कुछ लेकर के ये फीटस के हार्ट में जाता है। फीटल का हार्ट तो अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में ही काम करने लगता है, आपको पता है, अपने 4th वीक में ही वो वर्क करने लगता है। बट फीटल के लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं, समझ में आ रहा है? फीटस के लंग्स जो है, फेफड़ा जो है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल बेजान होते हैं फेफड़ा उसके। क्यों? क्योंकि फीटस रेस्पायरेशन थोड़ी कर रहा है वहां के घर में, सांस नहीं ले रहा होता है बच्चा। तभी जब आप वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है और वो रोता है तो क्या होता है? उसकी श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वो सांस लेना स्टार्ट करता है, ठीक है। फीटस माँ के भ्रूण, माँ के गर्भ में सांस नहीं लेता, उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते हैं। और जबकि आपको तो पता है कि आर्टरीज शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है रक्त? कहाँ जाता है? लंग्स के पास। जब उसके लंग्स ये काम ही नहीं कर रहे हैं तो कौन काम कर रहा है भैया गर्भ में? ये कर रहा है प्लेसेंटा, इसीलिए तो ये काम प्लेसेंटा कर रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी, जब LT ग्रेड की वैकेंसी आएंगी तब फीटल सर्कुलेशन समझाऊंगी पूरा, कि कैसे फीटल से सर्कुलेट होता है ब्लड, और क्यों यहाँ पर जो वेन्स है वो शुद्ध रक्त कैरी कर रही हैं, और क्यों यहाँ पर जो आर्टरीज है वो अशुद्ध रक्त कैरी कर रहे हैं। आपको अभी के लिए इतना जान लेना जरूरी है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि बच्चे को माँ को जोड़ने का काम करता है, इसमें 3 नसें पाई जाती हैं, 2 आर्टरीज, 1 वेन, ठीक है। 2 वेन होती हैं लेकिन वो तीसरे हफ्ते तक आते आते खत्म हो जाती है, 1 वेन डिसअपेयर हो जाती है, एक ही वेन बचती है, एक ही शिरा बचती है, जिसमें आपके शुद्ध रक्त होता है और आर्टरीज में आपके अशुद्ध रक्त होता है। जबकि हमारे शरीर में धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। आर्टरीज A से स्टार्ट है ना, तो मैंने आपको बताया था A मतलब सबसे नंबर 1 पे आने वाला, मतलब ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। और वेन्स जो आपके सबसे नीचे है, वेन्स मतलब V, एकदम खत्म हो रहा है आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर, तो V मतलब यहाँ पर अशुद्ध रक्त होगा। ऐसा समझाया है मैंने आपको, ट्रिक से याद कराया है, बट अम्बिलिकल में यहाँ पर मैजिक है, अलग है। क्लियर हो गया इतनी चीज आपको? ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अबगार स्कोर क्या नापता है? बर्थ वेट, त्वचा का पीलापन, रेस्पायरेटरी या हार्ट बीट? अबगार स्कोर क्या है? अबगार स्कोर आपके वर्जीनियस अबगार के द्वारा दिया गया एक स्केल है, एक ऐसा स्केल है जो कि बच्चे के जन्म के तुरंत 2 से 5 मिनट के अंदर कर लिया जाता है, जिसमें बच्चे की शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है उसकी फिजिकल हेल्थ का, उसकी फिजिकल अपीयरेंस का, कि वो बच्चा कैसा दिख रहा है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, उसका रेस्पायरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक्टिव है या नहीं है, ये 5 चीजें इसमें चेक की जाती हैं। हालांकि इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसके आंसर में स्टार लगा दिया गया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बर्थ वेट होना चाहिए। बच्चे का जन्म के समय जो वजन है वो अबगार में नहीं चेक किया जाता है। अबगार में देखिए हम इन 5 चीजों को चेक करते हैं। अपीयरेंस, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चा दिख कैसा रहा है। बच्चा ब्लू तो नहीं है, बच्चा पिंक होना चाहिए। अगर बच्चा पिंक है तो उसको हम 2 नंबर देते हैं, अगर वो बिल्कुल ब्लू है तो उसको हम 0 नंबर देते हैं। अबगार स्कोर में आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद उसकी पल्स रेट चेक करते हैं, मतलब हृदय गति, उसकी पल्स रेट को चेक किया जाता है। ग्रीमेस मतलब उसकी एक्टिविटीज को चेक किया जाता है कि वो कितना रो रहा है, कितना चिल्ला रहा है, या बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी रो चिल्ला नहीं रहा है ना। इसके अलावा एक्टिविटी है, ग्रीमेस है, रेस्पॉन्स को उसके चेक किया जाता है, एंड उसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को चेक किया जाता है कि वो सांस ले पा रहा है, उसमें सांस है या नहीं है, उसने रोना चालू किया या नहीं किया, उसका लंग्स ने फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट किया या नहीं किया। तो इन 5 चीजों को चेक किया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर यहाँ पे बर्थ वेट हो जाना चाहिए था, कि जन्म का भार जो है वो अबगार में चेक नहीं करते हैं। वेट तो बिल्कुल लेते हैं जन्म के समय बच्चे का, लेकिन अबगार स्केल के अंतर्गत नहीं लेते हैं। अबगार स्केल के अंतर्गत वेट नहीं लिया जाता है बॉडी बच्चे का। हालांकि यहाँ पर आंसर जो आयोग है उसने फूल बना दिया है, उनके अकॉर्डिंग वो इसको आंसर नहीं कर पाए। मुझे ऐसा लगता है बर्थ वेट नहीं होना चाहिए। आपको पता है अबगार स्कोर में हम बच्चे की स्किन देखते हैं, बिल्कुल हम उसका रेस्पायरेटरी सिस्टम भी चेक करते हैं, हम उसका हार्ट बीट भी बच्चे की चेक की जाती है। बच्चे की पूरी फिजिकल जो अपीयरेंस है, उसका शारीरिक स्थिति का आकलन अबगार स्कोर के थ्रू किया जाता है। ये स्कोर आपके वर्जीनियस अबगार के द्वारा दिया गया था, और ये किसके लिए किया जाता है? जन्म के बाद बच्चे की शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है,
ठीक है, कितनी चीजों को हम चेक करते हैं? 5 चीजों को। कौन कौन सी? अपीयरेंस, मतलब बच्चा कैसा दिख रहा है, उसकी पल्स रेट, उसकी हृदय गति, उसकी नाड़ी गति, रेस्पिरेटरी, उसकी एक्टिविटी, उसका ग्रीमेस। ग्रीमेस मतलब उसकी रेस्पॉन्सेस को देखा जाता है कि वो कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम उस पर चुटकी काटें तो वो रोएगा कि नहीं रोएगा, उसको हिलाएं तो वो कुछ एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा। इन सब चीजों को चेक किया जाता है और फिर बच्चे को स्कोर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है लुईस एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण हैं। लुईस एलन, देखिए लुईस एलन ने और आप पढ़ते हैं जॉन डीवी ने 3 चरण दिए हैं। भाई समस्या क्या है, विकल्प क्या है, उत्तम विकल्प कौन सा है ना, पूछे जाते हैं आपसे। तो इस तरीके से आपके ग्रॉस कैंडल के मैंने आपको इलासा से याद कराया हुआ है। मैंने आपको निकेल एंड डॉर्सी के बताए हैं 4। वो कहते हैं समस्या खोज तुलना क्रिया विधि, समस्या खोज तुलना क्रिया विधि। इसी तरीके से लुईस एलन ने आपके 6 चरण दिए हैं किसके? निर्णय प्रक्रिया के। पहले तो बताइए डिसीजन मेकिंग क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर जिन्होंने मेरा मैराथन लिया है तो डिसीजन मेकिंग इट इज अ क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट। बताया था ना मैंने आपको, ये क्रक्स है। क्रक्स मतलब जड़ें हैं किसकी? आपके पूरे मैनेजमेंट की जड़ें कहाँ होती हैं? आपके होती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय प्रक्रिया में। मैनेजमेंट का हार्ट आप किसे बोलते हैं? आप डिसीजन मेकिंग को बोलते हैं। मैनेजमेंट का हार्ट, मैनेजमेंट का हृदय। ठीक है, इसके अलावा आप उसको याद रखेंगे क्रक्स, वो क्रक्स है। ये चीज आपको मैंने क्लियर करी है मैराथन में मैनेजमेंट के। तो जब हम लुईस ए एलन की बात करते हैं तो जिस तरीके से अभी लास्ट हमने लुईस एलन की बात करी थी प्लानिंग में, उन्होंने प्लानिंग के भी स्टेप दिए हैं। सिमिलरली उन्होंने आपके निर्णय प्रक्रिया के भी स्टेप दिए हैं। जैसे ग्रॉस एंड क्रेंडल ने प्लानिंग के और आपके निर्णय प्रक्रिया के सेम स्टेप दिए हैं, जिसको आपको मैंने इलासा से याद कराया हुआ है। वैसे ही आज हम लुईस ए एलन के स्टेप्स को देखेंगे। लुईस ए एलन जो है आपके, इन्होंने सबसे पहला स्टेप दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है आप लोग आंसर करिए। समस्या प्रकट होने की अवस्था को पहचानना, स्टेटिंग द अपेरेंट प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप है इनका ये, नंबर 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते चलेंगे। नंबर 1 है इनका स्टेटिंग द अपेरेंट प्रॉब्लम। फिर ये कहते हैं तथ्यों को ढूंढो, सीकिंग द फैक्ट। कहाँ लिखा है सीकिंग द फैक्ट? ये है। ठीक है, फिर ये कहते हैं आपके आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम, वास्तविक समस्या को पहचानिए। ठीक है, फिर ये बोलते हैं आपके एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स, एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों की खोज कीजिए। फिर ये बोलते हैं आपके सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड लास्ट में ये बोलते हैं डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिया विधि का निर्धारण कीजिए। तो लुईस ए एलन क्या करते हैं? लुईस ए एलन ने आपके डिसीजन मेकिंग के क्या स्टेप दिए हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि समस्या प्रकट होने की अवस्था, स्टेटिंग द अपेरेंट प्रॉब्लम। आपके पास जो भी समस्या है आपके सामने प्रकट हुई है, पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप तथ्यों को ढूंढेंगे, तथ्यों को ढूंढेंगे मतलब दूसरा आ जाता है आपके सीकिंग द फैक्ट। ठीक है, तथ्यों को ढूंढिए, देखिए हम किस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं। फिर ये कहते हैं वास्तविक समस्या पहचानिए। मान लीजिए 4 समस्याएं हैं आपके पास, उसमें से कौन सी सबसे बेस्ट है, वास्तविक है, जिसका तुरंत समाधान करना चाहिए। तो वास्तविक समस्या को पहचानिए। क्लियर? और पहली तो ये वाली थी ना, समस्या के प्रकट होने की अवस्था। फिर ये कहते हैं अब आप विकल्पों को खोजिए, एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स, यहां पर है आपके। फिर ये कहते हैं सर्वोत्तम हल का चयन कीजिए, सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपने सबसे पहले क्या किया? विकल्पों को खोजा। मान लीजिए आपने 5 विकल्प खोजे, तब इन 5 में से आप एक बेस्ट को चूज कीजिए। तो ये कहते हैं आपके 5 में से बेस्ट को चूज कीजिए, मतलब सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। और लास्ट ये कहते हैं डिटरमाइन कीजिए द कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप अपनी जो भी क्रिया है, जो भी एक्शन है, उसको डिटरमाइन कीजिए, उसका निर्धारण कीजिए। ठीक है, डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये 6 चरण हैं आपके, किसके द्वारा दिए गए हैं? ये 6 चरण आपके लुईस ए एलन के द्वारा दिए गए हैं। जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के आपके 3 चरण दिए हैं। कहते हैं वो समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स एंड विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट, इसकी बात करते हैं जॉन डीवी। साफ साफ पूछते हैं आपसे निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण जॉन डीवी के द्वारा दिए गए हैं। निर्णय प्रक्रिया के 4 चरण किसने दिए हैं? निर्णय प्रक्रिया के 4 चरण निकेल डॉर्सी ने दिए हैं। निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण किसने दिए हैं? ग्रॉस एंड क्रेंडल ने दिए हैं। निर्णय प्रक्रिया के 6 चरण किसने दिए हैं? लुईस एवन ने दिए हैं एंड कुंटज ओडो ने
ओडोनिल ने दिए हैं। कुंटज ओडोनिल और लुइस ए एलन ने दोनों ने 6-6 चरण दिए हैं। मैंने आपको आज याद करा दिया, ठीक है। 3 चरण जॉन डीवी, 4 चरण समस्या क्या है, खोज करना, तुलना करना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है आपके समस्या को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रियाविधि का चयन करना। समस्या को परिभाषित करना, फिर खोज करना, तुलना करना, क्रियाविधि का चयन करना। निकेल एंड डॉर्सी इन्होंने आपके 4 चरण दिए हैं, ठीक है। इलासा से याद कराया हुआ है आपको 5 चरण दिए हैं, किसने, ग्रॉस एंड क्रेंडल ने। लुइस एलन ने आपके 6 चरण दिए हैं और कुंटज और ओडोनिल ने भी आपके 6 चरण दिए हैं। तो 3, 4, 5, 6 आपको याद रखने हैं। 3 जॉन डीवी, 4 निकेल डॉर्सी, 5 ग्रॉस क्रेंडल, 6 लुइस एलन और कुंटज और ओडोनिल। कुंटज और ओडोनिल के भी आज आप यहाँ पर सुन ही लीजिए क्योंकि हम सबकी बात कर चुके हैं। तो कुंटज और ओडोनिल आपके क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सबसे पहले वही चीज, सब पहले यही कहते हैं कि समस्या का आप सूत्र, समस्या को निर्धारित कीजिए। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम का एक फॉर्मूला बनाइए, आपकी क्या समस्या, सबसे पहले हर आदमी यही बोलता है। दूसरा वो बोलते हैं, इन्होंने थोड़ा मैथमेटिक्स को मैथमेटिकली मतलब जो है अपना ऑर्डर दिया है। दूसरी बात ही कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल, आप गणितीय नमूने का गठन कीजिए। कुंटज और ओडोनिल तो आप ऐसे याद रखेंगे, जहां आप देखेंगे गणित से संबंधित इन्होंने जो है अपने सारे एक्सप्लेन जो किया है वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही किया है, तो आप तुरंत बोलेंगे कुंटज और ओडोनिल की बात हो रही है। अब ये कहते हैं डिराइव अ सॉल्यूशन फ्रॉम द मॉडल, आपने जो मॉडल बना लिया अब उसको आप हल करने की कोशिश कीजिए नमूने से। फिर ये कहते हैं आप अपने मॉडल का टेस्ट कीजिए, टेस्ट द मॉडल। फिर ये कहते हैं प्रोवाइड कंट्रोल फॉर द मॉडल एंड सॉल्यूशन, अपने जो भी आपका नमूना है उसको हल पर आप नियंत्रण भी रखिए, कंट्रोल भी रखिए। और फिर कहते हैं हल को प्रभाव में लाना, पुट द सॉल्यूशन इन इफेक्ट, अब आप अपने जो सॉल्यूशन आपने कर लिया है उसको सबके सामने लाइए, इफेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से 6 किसने दिए हैं आपके, कुंटज और ओडोनिल ने दिए हैं। उन्होंने स्पेशली मैथमेटिकली लैंग्वेज में अपने डिसीजन मेकिंग को क्या किया है, परिभाषित किया है। और आपके लुइस एलन ने भी आपके 6 चरण दिए हैं। इलासा से आप याद करेंगे ग्रॉस एंड कैंडिल को, ग्रॉस एंड कैंडिल के प्लानिंग के भी वही स्टेप है और डिसीजन मेकिंग के भी वही स्टेप है। 3 आपके होगा जॉन डीवी के, 4 आपके होगा निकेल डॉर्सी के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब तो कोड आप बना ही लोगे। नेक्स्ट देखिए, क्यूटेनियस हेमरेजेस, ये किसकी कमी से होता है बताइए। क्यूटेनियस हेमरेजेस ये किसकी कमी से होता है। क्यूटेनियस हेमरेजेस आपके विटामिन सी की कमी है स्टूडेंट। किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी से, आपके एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से आपके जो है शरीर में कोलाजन जो होता है, जो कि आपके किसको जोड़ के रखता है, कोलाजन बोन्स को, कोशिकाओं को, आपके बोन्स को तो खैर आपके लिगामेंट टेंडेंट से ये सब जोड़ के रखते हैं, आपके सेल्स को जो जोड़ करके रखता है पदार्थ होता है एस्कॉर्बिक एसिड, उसके निर्माण में सहायक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से ये सब खत्म होने लगता है, तो आपको बहुत सारी दिक्कत देखने के लिए मिलती हैं। क्यूटेनियस हेमरेजेस देखने के लिए मिलता है, जिंजिवाइटिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। विटामिन सी से एक तो रोग आपको पता है स्कर्वी, लेकिन स्कर्वी कितनी वर्स्ट हो सकती है वो कंडीशंस भी मैं आपको बता रही हूँ। जिंजिवाइटिस देखने के लिए मिलता है, त्वचा से ब्लीडिंग होने लगती है आपके स्किन से, क्योंकि सेल दूर दूर हो रहे हैं, सेल में जो आपके कोलेजन होता है, सेल को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ, वो खत्म होने लगता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। तो उसमें क्यूटेनियस हेमरेजेस भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया आपको। तो इसको आपके बोल सकते हैं कि ये आपके विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में। ध्यान से देखेंगे, which of the following is not a phase of controlling step management process। मैनेजमेंट के आपके मुख्य 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, लेकिन हम 4 भी पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। पोस्ट से आप पढ़ सकते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन। वैसे देखते हैं तो हम मैनेजमेंट के केवल 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, PCE, ठीक है, PCE। तो कंट्रोलिंग के जो है आपके फर्दर 3 आपके स्टेप होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, कंट्रोलिंग के, निरीक्षण के आपके जो है 3 स्टेप होते हैं नियंत्रण चरण के। कौन कौन से होते हैं, एनर्जाइजिंग, चेकिंग एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। देखिए ये लिखे है ना, एनर्जाइज करना, चेक करना, एडजस्ट करना। जबकि ऑर्गेनाइजेशन आपके कंट्रोलिंग का स्टेप नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टेप है। जो मैनेजमेंट के प्रोसेस है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहला स्टेप है आपके आयोजन। आयोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है आपके, हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं। दूसरा स्टेप आपके हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम उस प्लान को ऑर्गेनाइज करते हैं,
ठीक है, संगठित करते हैं। तीसरा स्टेप होता है आपकी कंट्रोलिंग। हम कंट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कि भाई हमने जो भी प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या उससे ऊपर जा रहा है। जो भी चीज आपने प्लानिंग में करी थी, बजट हो, जगह हो, लोग हो, कुछ भी हो, ठीक है। और फोर्थ होता है आपकी इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सबसे अंतिम में आता है, लेकिन कार्यक्रम के हर चरण में आप हर स्टेप में इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, उनको वो चीज बुक में दिख जाए, वो इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। जैसे वो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कार्यक्रम जो है, मूल्यांकन जो है वो अंत में होना चाहिए कार्यक्रम के या प्रत्येक चरण में होना चाहिए। अरे भाई, प्रत्येक चरण में होना चाहिए, ये स्टेप सबसे आखिरी है। अब ऐसा तो नहीं ना कि तुमने प्लान नहीं बनाया, आपने कहीं का मेन्यू नहीं डिसाइड करा, मान लो हमें बर्थडे पार्टी करनी है, कुछ भी हमने डिसाइड तो किया है नहीं, प्लान तो बनाया नहीं, मूल्यांकन पहले करने लग गए अपना। ऐसा होता है क्या? पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसमें भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैंने जो प्लान बनाया वो सही बनाया है, कहीं मेरे लोग रह तो नहीं गए, ये मेन्यू सही है ना, पार्टी के अकॉर्डिंग है ना, पार्टी की जगह हमारी ठीक है ना, और कहीं कोई रह तो नहीं गया। तो ये मैंने क्या कर लिया? इवैल्यूएशन कर लिया। लेकिन जब मैंने पूरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, सबको बुला लिया, सब कुछ कर लिया, ऑर्गेनाइज हो गई, हमने हर चीज देख ली, लोग चले गए खा पी के, तब हमने लास्ट में अपना डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया कि भाई जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा था उस अकॉर्डिंग हमारी पार्टी हुई या नहीं हुई। तो इवैल्यूएशन स्टेप लास्ट है, लेकिन हम इसे कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में यूज करते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करा करिए स्टूडेंट्स, तो आपका ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो फिलहाल आपके ये जो स्टेप हैं, एनर्जाइजिंग, चेकिंग और एडजस्टिंग, ये तीनों आपके ग्रॉस एंड क्रेंडल ने दिए हैं। किसके चरण हैं ये तीनों आपके नियंत्रण के चरण हैं, कंट्रोलिंग के चरण हैं। और कंट्रोलिंग किसका चरण है? कंट्रोलिंग आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का चरण है। ऑर्गेनाइजेशन किसका चरण है? मैनेजमेंट प्रोसेस का चरण है, जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया उसका चरण है, कंट्रोलिंग का चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 ही लिखा रह गया, कोई बात नहीं, आंसर करिए। पिगमेंटेड मटीरियल मेलानिन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द स्किन। बड़ा देख रही हूं मैं, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एपिडर्मिस की लेयर्स पूछी जा रही हैं पीजीटी में, डाइट में, जीआईसी में, क्या बात है, एलटी में भी आएगा इसका मतलब। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन है। बताइए, अभी लास्ट पीजीटी का पेपर सॉल्व करवाया था मैंने आपको, एपिडर्मिस की लेयर बताई थी ना 5, कि पहले तो आपकी स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फिर उसमें भी एपिडर्मिस फर्दर 5 लेयर में डिवाइडेड है, डर्मिस 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। मेरा मतलब मान कर रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से आपको एपिडर्मिस का वीडियो दूंगी, ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस सब अलग अलग एक डिटेल वीडियो दूंगी उनके अलग अलग लेयर्स के साथ। तो बताइए, मेलानिन कहाँ पर होता है? मेलानिन लेयर की किस स्किन में होता है? मैंने आपको दिखाया था, बताया था, और ये चीज़ मैं फिर समझा देती हूँ। 5 लेयर होती हैं आपके, जो एपिडर्मिस है वो फर्दर आपके 5 लेयर में डिवाइडेड है। तो सबसे ऊपर जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, जिसे आप टच कर सकते हैं, आपको जो कलर अपना दिखाई दे रहा है, आपको जो स्किन दिखाई दे रही है, जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। कौन सी होती है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। और ये लेयर्स हैं किसकी? ये लेयर एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस स्किन की सबसे ऊपरी सतह को बोलते हैं। ये ऊपरी सतह भी 5 सतह से मिलकर बनी है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, स्ट्रैटम लूसिडियम। ये स्ट्रैटम लूसिडियम जो होती है, ये आपके हर जगह प्रेजेंट नहीं होती है। ये आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपके पैर के तलवे में प्रेजेंट होती है और हाथ में हथेलियों में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा काम आपके पैर के तलवे भाई चलने में हेल्प करते हैं, हाथ की हथेली जो पाम है वो हर चीज में आपको सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे जल्दी से चोट ना लग जाए, उसको बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस में, इन्हीं 2 जगहों पर। उसका नाम है स्ट्रैटम लूसिडियम। ये दिख रही है ना आपको ये? तो इस एपिडर्मिस को हम बोलेंगे थिक एपिडर्मिस, और बाकी हमारे पूरे बॉडी में केवल 4 लेयर ही पाई जाती हैं एपिडर्मिस में, तो उस एपिडर्मिस को हम बोलते हैं थिन। थिन मतलब पतला एपिडर्मिस। और हाथ की जो हथेली है और जो पैर का तलवा है, वहां का एपिडर्मिस आपके होता है थिक एपिडर्मिस। क्लियर हो गया? तीसरी लेयर होती है आपके स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, 4th लेयर होती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, और 5th लेयर होती है आपके स्ट्रैटम बेसिले लेयर। स्ट्रैटम बेसिले लेयर को ही आपके जर्मिना टाइवम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिना टाइवम। जर्मिना टाइवम लेयर किसको बोलते हैं? आपके स्ट्रैटम बेसिले लेयर को। इसी बेसिले लेयर में आपके बेसल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही बेसिले लेयर आपके डर्मिस लेयर से अटैच होती है। डर्मिस जो दूसरी लेयर है स्किन की, जहां पे आपके सबैकस ग्लैंड है और आपके ये
सबकस ग्लैंड होती है, और आपके क्या रूट होता है हेयर का, आपके कहाँ पर है, डर्मिस लेयर में तो है। आपके बाल की जड़ें कहाँ पर है, डर्मिस लेयर में तो है। इसी लेयर में आपके मेलानोसाइट होता है, मेलानोसाइट आपके, ये देखिए ये डर्मिस है, डर्मिस से कनेक्ट है ये सेल। बेसल मतलब बिल्कुल बेस पर है, इसलिए इसका नाम एक स्ट्रेटम बेसिले भी है, और इसका एक दूसरा नाम भी है आपके, क्या है, जर्मिनाटाइवम। क्या है, जर्मिनाटाइवम, स्ट्रेटम जर्मिनाटाइवम। तो आपके जो मेलानिन है, मेलानिन जो आपके स्किन को कलर देता है, मेलानोसाइट्स, वो आपके स्ट्रेटम बेसिले या स्ट्रेटम जर्मिनाटाइवम में पाए जाते हैं। क्या बताएंगे आप आंसर? अब जर्मिनाटाइवम में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या करेंगे आप बताइए। जो मेलानिन पिगमेंट है आपके, वो त्वचा के किस स्तर में होता है? कॉर्नियम। कॉर्नियम सबसे ऊपर का स्तर होता है, शल्क स्तर, जो आपको दिखता है, जिसको आप टच कर सकते हो। एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर जो आपको दिखाई देती है वो क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनाटाइवम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आपके? जर्मिनाटाइवम, टेवम नहीं, जर्मिनाटाइवम। तो जर्मिनाटाइवम जो आपके सबसे आखिरी लेयर है, सबसे ऊपर कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम कोरोनम, और सबसे लास्ट कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम जर्मिनाटाइवम। इसी को आपके स्ट्रेटम बेसिले लेयर भी बोलते हैं, और इसी लेयर में आपके मेलानिन जो पिगमेंट है, मेलानोसाइट, वो पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन का जो कलर है वो हमें दिखता है। और स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है, स्ट्रेटम लूसिडियम की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ। स्ट्रेटम लूसिडियम लेयर ऐसी लेयर है जो हर जगह नहीं पाई जाती, केवल आपके हाथ के हथेली में और आपके तलवे में, फीट में आपके पाई जाती है, पैरों में। समझ में आ गई ना आपको ये चीजें? अब तो कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो 6 नंबर था ना, इससे पहले 5th हम कर चुके हैं, 6 था, 7 नंबर का आंसर कीजिए। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है स्टूडेंट? हीमोग्लोबिन इज अ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? यस, वनस्पति प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है, डेराइव्ड प्रोटीन है। प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं। सिंपल प्रोटीन, ठीक है, जैसे आपके सिंपल प्रोटीन होती हैं। कंजुगेटेड जो आपके दो प्रोटीन्स आपस में, या दो चीजें आपस में मिलकर बनाती हैं, दो प्रोटीन्स नहीं, दो चीजों के मिलने से बनता है, दो कंपाउंड्स के मिलने से। जैसे हीमोग्लोबिन आपके हीम और आपके ग्लोबिन से मिलकर बना है, मतलब आयरन और ग्लोबिन से मिलकर बना है, इसलिए ये आपके क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन है। लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन आपस में क्या है? लिपोप्रोटीन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और डिराइव प्रोटीन जो हमारी बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे प्रोटीन्स आपके पेप्टोन्स में टूटते हैं, पेप्टिडाइज में टूटते हैं, पेप्टिडेज में टूटते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव प्रोटीन। जो हमारी बॉडी जो है कूच माच के बना के तैयार करती है, उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपके क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपके कंजुगेटेड प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है। ये आयरन, हीम प्लस हीम को आपके आयरन बोलते हैं, प्लस ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन से मिलकर के बनता है। आरबीसी में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं को कैरी करता है। कितने अणुओं को कैरी करता है? 4 अणुओं को, 4 मॉलिक्यूल्स को ही एक हीमोग्लोबिन कैरी करती है। आगे देखिए, मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, कौन सी धमनी है मानव शरीर की एकमात्र? वो बताइए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, एंटायर ह्यूमन बॉडी की, नॉट अ फीटस। जो डेवलपमेंट इन अ फीटस है वो एक अलग है, इसलिए उसको ब्रांच को नाम ही अलग दिया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, और आप ह्यूमन अनाटमी अलग पढ़ते हैं। ह्यूमन अनाटमी में आप पूरा अंदर एम्ब्रियोलॉजी एक ब्रांच है जो आपको अलग पढ़नी होती है। ठीक है, वहां पर थोड़ा सर्कुलेशन डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, लेकिन जब क्योंकि वहां बच्चा बन रहा है, हम यहाँ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ऐसी एक आर्टरीज, मैंने आपको बताया ना, हमारे शरीर में, हमारा शरीर जब हम पैदा हो जाते हैं तब से लेकर के जब तक मरते हैं, तो हमारे शरीर की धमनियां जो हैं, आर्टरीज जो है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमती हैं, मतलब शुद्ध रक्त लेके घूमती हैं, जबकि वेन्स वापस लेके जाती हैं, अशुद्ध रक्त लेके घूमती हैं। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है, घूमती है, किसके पास जाती है वो लेकर के? इसको देखो, याद करने का आपको बहुत शानदार मैं ट्रिक बताती हूं। यहां देखिए, ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ऊपर से आपके ब्लड आ रहा है, नीचे से आपके ब्लड कहां आ रहा है? वापस आ रहा है। किसके पास वापस आ रहा है? हार्ट के पास वापस आ रहा है। कौन लेके आ रहा है वापस में? ऊपर हेड का पूरा आपके मस्तिष्क का सारा गंदा ब्लड, नीचे पूरी बॉडी से होल ब्लड, आपके सुपीरियर वेना कावा और आपके इंफीरियर वेना कावा वापस लेके आ रही हैं किसके पास? हार्ट के पास।
तो वी से वापस, वी से वेन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जब पूरी बॉडी का ब्लड वापस लेके आ रही है हार्ट के पास, तो हार्ट के पास आएगा तो क्या होगा, हार्ट तो भैया शुद्ध करने के लिए भेजेगा ना, किसके पास, लंग्स के पास। क्योंकि वापस क्यों आ रहा है पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट के पास, क्योंकि हार्ट क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है, सारा गंदा खून लेता है, फिर लंग्स को देता है, फिर लंग्स उसको क्या कर देती है, सारे गंदे खून से ऑक्सीजन उसको दे देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके फिर हार्ट को दे देती है। पंप तो हार्ट ही करेगा, पंप लंग्स नहीं करेंगे, पंप तो हार्ट ही करेगा। लंग्स केवल ऑक्सीजन जो है दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और कहेंगे जाओ वापस से कहाँ जाओ, हार्ट में जाओ, वापस से कहाँ जाओ, हार्ट में जाओ। तो देखिए पूरी बॉडी से लेकर आ रही है कौन, वेन्स, पूरी बॉडी से लेकर वापस कौन लेके आ रही हैं, आपके वेन्स लेके आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट से अवे कौन लेके जा रहा है, हार्ट से अवे मतलब दूर कौन लेके जा रहा है, आर्टरीज। कौन लेके जा रही हैं, आर्टरीज। तो आर्टरीज अगर अवे लेके जा रही हैं, दूर लेके जा रही हैं, सारे ऑर्गन्स में लेके जा रही हैं, तो आप खुद दिमाग लगाइए, वो शुद्ध रक्त लेके जाएंगी या वो अशुद्ध रक्त लेके जाएंगी। हार्ट से अवे लेके जा रही हैं, हार्ट से दूर लेके जा रही हैं, हार्ट से दूर लेके जा रही हैं तो शुद्ध रक्त लेके जाएंगी ना। बट लेकिन एक ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है, ये हार्ट से क्या कर रही है, आपके अवे लेके जा रही है, अवे लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है ब्लड को, कहाँ, लंग्स में लेकर के जा रही है, ठीक है। कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। तो हार्ट से अवे लेके जा रही है, इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से एक ऐसी आर्टरी है जिसमें सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। शरीर का सबसे गंदा खून किसमें होता है, पल्मोनरी आर्टरी में होता है, क्योंकि ये हार्ट से अवे लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, लंग्स के पास लेके जा रही है, और लंग्स से सारा शुद्ध खून वापस से लेके कौन आ रही है, हार्ट में वापस से लेके आ रही है आपके पल्मोनरी वेन। कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन। और हार्ट से अवे लेके कौन जा रहा है, हार्ट से अवे दूर लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी शब्द आपके लंग्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको फुफ्फुसीय धमनी और उसको फुफ्फुसीय शिरा। तो शरीर की एकमात्र धमनी जो सबसे गंदा खून कैरी करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो हार्ट में है और हार्ट से खून को अवे लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है लंग्स के पास। लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो लंग्स से सारा खून वापस लेके कौन आ रही है, वापस हार्ट में लेके कौन आ रही है, वापस मतलब लेकर आ रही है आपके वेन। तो वी से वेन, वी से वापस, अवे आर्टरीज, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो पल्मोनरी वेन वापस लेके आ रही है लंग से, तो ऑब्वियसली शुद्ध रक्त लेके आएंगी। तो शरीर की एकमात्र शिरा जिसमें शरीर का सबसे शुद्ध रक्त बहता है वो कौन है, वो है फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन, ठीक। और शरीर की सबसे अशुद्ध धमनी कौन सी है, जो शरीर का सबसे ज्यादा अशुद्ध रक्त जिसमें बहता है वो है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जा रही है लंग्स तक, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, बाकी तो फिर यहाँ से हार्ट में जाएगा ही, ये अरोटा है, ये ले जाएगा ही सारा ब्लड। अरोटा आवे ले जा रहा है ना, तो अरोटा आवे ले जा रहा है, तो यहाँ पे तो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ही। बट जहाँ पर पल्मोनरी शब्द लग गया, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीजनेटेड। आई होप आपको अब समझ में अच्छे से याद हो जाएगा, इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठनी चाहिए, ठीक है। अपना दिल और अपना फेफड़ा आप अपने दिमाग में सोचा करो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। बच्चे कहते हैं मैम हमें अनाटमी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें फूड समझ में नहीं आता, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं। अनाटमी रट के कभी नहीं आती, कभी नहीं आ सकती जब तक आप उसे फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने हार्ट पे हाथ नहीं रखोगे, आपको नहीं महसूस होगा कि हाँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड धड़क तो रहा है, आपको कभी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हार्ट हमारे लेफ्ट साइड में होता है। समझ में आ गया, कभी नहीं आएगा। तो मानव शरीर में एकमात्र धमनी आर्टरी जो ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी के साथ। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को आप
काल के कालानुक्रमिक लगाइए, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। कूइंग, वन वर्ड, क्राइंग, बैबलिंग। तो आपको पता है सबसे पहली बच्चे की भाषा क्या है, इसकी बात हम बाल विकास में बड़े अच्छे से कर चुके हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे की भाषा होती है आपकी क्राइंग। वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, रो रो के खाना मांगता है, रो रो के मम्मी से दूध मांगता है। उसकी मम्मी आती है, उसको दूध पिलाती है, चुपचाप सो जाता है। 15 से 20 घंटे सोता रहता है छोटा बच्चा, है ना। तो सबसे पहली भाषा है उसके क्राइंग। फिर आती है आपकी कूइंग, कू कू कुछ भी बोलेगा। फिर आती है बैबलिंग, बा बा मा मा शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है। और फिर आती है आपके वन वर्ड स्टेज। फिर आपकी क्या आएगी, वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड के बाद धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वो सेंटेंस बनाने लगेगा। तो सबसे पहले भाषा के विकास में जो सबसे प्रथम भाषा है बच्चे की, वो है उसका रोना, उसकी क्राइंग। देन फिर कूइंग, देन फिर बैबलिंग, देन फिर वन वर्ड स्टेज, ठीक है। लगा लेंगे ना कोड सब अब आराम से। 1342 यहीं दिख रहा है कोड नंबर, ये ए ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 10th नंबर का आंसर करेंगे सब बच्चे। थोड़ा पहले इसे मैं वो कर देती हूँ। आप बताइए रिसोर्सेस क्या है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 को मिलाना है। क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है कि डिसीजन मेकिंग इज द क्रक्स। क्रक्स मतलब जड़े, जड़े हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है आपकी, जड़े हैं, हार्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन सा है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, बताइए। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं सभी, जल्दी जल्दी बताएंगे सब। भाई रिसोर्सेज होते हैं सीमित, ठीक है। यहां पर हम देख लेंगे टाइम मैनेजमेंट पूछा है, और मानव साधन, मानव साधन हो जाएगा आपके समय, ठीक है। प्रबंधन की जड़ें हो जाएंगी आपके डिसीजन मेकिंग, और टाइम मैनेजमेंट का टूल हो जाएगा आपके पीक लोड। पीक लोड क्या है आपके, पीक लोड, वर्क क्रम, वर्क कर्व, लेजर टाइम, ये सब क्या है आपके, ये है आपके टाइम मैनेजमेंट के टूल, ठीक है। तो आप आराम से लगा सकते हैं ना, अब इसको आराम से लगा सकते हैं। ध्यान देख लीजिएगा कहीं आप रिसोर्सेज में टाइम लगा दें, एक बार नीचे भी देख लेगा। बिल्कुल रिसोर्स, टाइम तो भैया रिसोर्सेज है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज में टाइम मैच करेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज से टाइम मैनेज करेगा, जबकि बाकी रिसोर्सेज कैसे होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ये रिसोर्सेज की विशेषता है कि सभी साधन सीमित होते हैं और सभी साधन उपयोगी होते हैं। क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है आपके, तो डिसीजन मेकिंग आपके क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट है। यहाँ पर अगर हार्ट भी लिखा होता तो आप क्या लगाएंगे, डिसीजन मेकिंग। क्लियर। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्लास में आपको और भी प्रोवाइड कराऊंगी, जहाँ पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी एक एक क्वेश्चन के बारे में। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करिए, आप लोगों की कृपा होगी, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए काम करने का मन करता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करा करिए, और कमेंट में अपना फीडबैक दिया करिए, और शेयर भी किया करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय गाइस।